जातियां थी जो पहले हायरार्की में नीचे आती थी, पर आजादी के बाद में दो बातें हुई उनके साथ में बड़ी। एक तो जहां पर वो रहते थे वहां पर बड़ी संख्या में थे, जहां पर वो रहते थे वहां पर, इसलिए उनको वोटिंग राइट्स मिल गए। सबको वोटिंग राइट मिले, उनको भी वोटिंग राइट मिले, उनके वोट उस क्षेत्र में क्या हो गए, ज्यादा, उनका एमएलए और एमपी बनने लगे। तो पोजीशन इसलिए सुधरी, वो डोमिनेंट हुए वहां पे। अब उनके नेता जीत रहे हैं, सरपंच उनका जीत रहा है, प्रधान उनका बन रहा है, एमएलए उनका बन रहा है, एमपी उनका बन रहा है। एक तो ये चीज है। दूसरा, आजादी से पहले ये माना जाता था कि जमीन राजा की है। जमीन किसकी है? फिर कहा गया नहीं, जमीन उसके जो जमीन को जोतता है। इतने साल तक जमीन को वही जोतता था, तो उसको जमीन के राइट्स मिल गए। पॉलिटिकल पावर आ गई, इकोनॉमिक पावर आ गई, दोनों चीजें आ गई। तो उस पूरे क्षेत्र के अंदर वो जाति मुख्य हो गई। उन जातियों को क्या कहा गया? वे जातियां जिनके आजादी के बाद वोटिंग राइट्स की वजह से पॉलिटिकल पावर आई, तथा भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म जब किए गए तो उनके पास में जमीन चली गई, तो उनके पास कैसी पावर आ गई? इकोनॉमिक पावर आ गई। उन जातियों को क्या कहा गया? सिंपल मैं उदाहरण बताता हूं। महाराष्ट्र में मराठे, मराठा जिनको है ना, मराठा कहते हैं, या मैं और सिंपल कर दूं, आप समझ लो, यूपी बिहार में यादव की कृषक कौम थी। कृषक के हिसाब से तो उस तीसरे नंबर पर आनी चाहिए, पर आज तो आप उनके अलावा बात इधर से उधर नहीं घूम रही। यूपी के अंदर चुनाव होते हैं, सारी की सारी यही है। क्यों? क्योंकि एक बड़ी जनसंख्या है, बड़ी जनसंख्या इसका, इसलिए उनके पास पॉलिटिकल पावर है। बाकायदा पार्टी है बिहार के अंदर, उनकी अलग से पार्टी, लालू जी वाली पार्टी है राजद। इधर आपके इसमें आपके अलग से पार्टी, उनके पास सपा, मुलायम सिंह जी ने जो पार्टी बना ली थी, वो मुख्य रूप से थे। बाकी लोगों को जोड़ा, ये नहीं केवल उनकी पार्टी है, बाकी लोग भी उनके साथ जुड़ते हैं, पर उसमें डोमिनेट कौन करते हैं? वो यादव करते हैं। तो वो ऐसा कैसे आंध्र प्रदेश में रेड्डी, आंध्र प्रदेश, ऐसे कैसे गुजरात में पटेल। तो ये सारी डोमिनेंट कास्ट हुई। कैसी कास्ट हुई? डोमिनेंट। आज आप गुजरात के सीएम बताइए, भूपेंद्र पटेल। कौन है? भूपेंद्र पटेल। जबकि आप उस हिसाब से देखोगे तो वो तो कृषक कौम है। कृषक कौम है तो हायरार्की में कौन से नंबर पे जाना चाहिए? तीसरे पे। अब तो डोमिनेंट है, अब तो वही है वहां पे सब कुछ। तो वे जातियां जो किसी क्षेत्र विशेष में अधिक जनसंख्या थी, इसलिए उनके पास वोटिंग राइट्स आई, तो क्या आ गई? पॉलिटिकल पावर। भूमि सुधार हुए तो उनके पास में क्या आ गई? क्या आ गई? तो वो वहां पे क्या कहलाई? प्रभु जातियां। क्या कहलाई? प्रभु। पर ये देखा गया कि प्रभु जातियां सारी गांव में, शहरों में नहीं है, क्योंकि कृषि वाला पूरा सिस्टम ही कहां पे था? गांव में। इसका मतलब वो देहाती इलाकों में डोमिनेट करते हैं। कहां डोमिनेट करते हैं? देहाती इलाकों में डोमिनेट। यह भी देखा गया कि वो कृषि वाली अर्थव्यवस्था में डोमिनेट कर रहे हैं, व्यापार और उद्योग वाले में नहीं है। ये ज्यादातर जो जातियां आई थी, क्योंकि उनके पास जमीनें आई। गांव के अंदर सबसे बड़ा आदमी वो जिसके पास जमीन है। किसी टाइम में जमीन राजा के पास थी, तो गांव में पावरफुल कौन था? राजा। अब जमीन उसके पास में आई, तो पावरफुल कौन हो गया? वो जिसके पास में जमीन आई है। तो वो कृषि वाली अर्थव्यवस्था में अभी तक, दूसरे व्यापार उद्योग की तरफ अभी तक भी वो प्रभु हुआ नहीं है। तीसरा ये देखा गया कि पूरे भारत की पॉलिटिक्स में स्थान नहीं है, रीजनल पॉलिटिक्स। जहां पर जिनकी संख्या ज्यादा, गुजरात में पटेल ज्यादा, तो गुजरात की पॉलिटिक्स में पटेलों का स्थान। यूपी बिहार में यादव ज्यादा, तो वहां की पॉलिटिक्स में यादवों का स्थान है। महाराष्ट्र में मराठा ज्यादा, तो वहां की पॉलिटिक्स में मराठों का स्थान है। आंध्रा में रेड्डी ज्यादा, तो वहां की पॉलिटिक्स में रेड्डी का स्थान है। तो वो देहाती इलाकों में डोमिनेट करते हैं, वो कृषि वाली अर्थव्यवस्था में डोमिनेट करते हैं, और क्षेत्रगत राजनीति में, कौन सी राजनीति में? क्षेत्रीय राजनीति डोमिनेट करते हैं। एक चीज और नोटिस की गई, किसी समय वो कृषक समुदाय था, खुद कृषि करते थे। आजादी के बाद उनके पास जब पॉलिटिकल पावर आई और जब जमीन आ गई, तो अब वो खेती नहीं करते, वो आगे खेती करवाते हैं। अब वो लैंड मैनेजमेंट तो करते हैं, लेकिन लैंड में डायरेक्ट काम करते हैं उसके अंदर नहीं है। काम करने के लिए दलित जातियों पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? एक हायरार्की और नीचे और थी, तो जो शूद्र वाली थी, उन्होंने कहा अब आप हमारे अंडर में काम कीजिए। तो प्रभु जाति की 5 विशेषता है। वो किसी एक क्षेत्र में अधिक जनसंख्या रखते हैं, वोटिंग राइट्स मिलने की वजह से उनको पॉलिटिकल पावर, भाई जनसंख्या अधिक है तो पावर मिल जाएगी। भूमि सुधारों की वजह से उनके पास में जमीन है, लेकिन अब वो जमीन का स्वामित्व रखते हैं, ऑनरशिप रखते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं, लेकिन उसके अंदर भाग वो लेते नहीं। कृषि कार्यों में डायरेक्टली भाग लेते नहीं। तो कृषि कार्यों में भाग कौन लेता है? दलित। दलित जो जातियां, उन पर वो डिपेंड करते हैं। और वो बेसिकली कहां कहां पे हावी रहते हैं? कंट्री साइड, मतलब देहाती इलाकों में। एग्रीरियन सोसाइटी, मतलब आपके कृषि समाज के अंदर। और तीसरा आपके क्षेत्रगत राजनीति के अंदर। आई बात समझ में? हम तो भाई कास्ट फिर कहां से आएगा? आपके तो ठीक है, आपकी व्यवस्था के अंदर तो जाति थी। जाति जन से बनी, जन का मतलब उत्पन्न होना, जो जिसमें उत्पन्न हुआ वही उसकी क्या हो गई? जाति। ये कास्ट कहां से आया था? हमने ये समझा कि जो कास्ट है, ये उनका दिया हुआ कास्ट था। सर हमने बाद में कास्ट के 2 अर्थ लगाए हैं। हमारे लिए कास्ट का अर्थ केवल जाति नहीं है, हमारे लिए कास्ट का जाति भी और क्या है?
वर्ण भी, तो वो समझाने के लिए बताया था। बाकी अपने तो जाति जो शब्द है वो तो जन धातु से बना हुआ है। और ये क्या जी, सारे सब्जेक्ट बाद में बनाए, अपने चलते नहीं थे, अंग्रेजी लाए इन शब्दों को। अंग्रेजों ने अपने पद प्रतिष्ठा और धन के आधार पर पदानुक्रम में कोई बदलाव नहीं, तो आरक्षण क्यों दिया जाता है? तो पदानुक्रम में बदलाव के लिए थोड़ी दिया गया। ये तो है भाई, कुछ जातियां पिछड़ी हुई है, उनके पास में रिसोर्सेज ही नहीं पहुंच पाए, तो उनको बराबर लाने के लिए तो दिया जाए। उनको कम से कम रिसोर्सेज तो उस बहाने कम से कम पहुंचे। आरक्षण वाला आप सिंपली यूं मान लीजिए, आप 4 भाई हैं, 3 भाई सरकारी नौकरी लग गए, एक भाई है जो पढ़ नहीं पाया था किसी वजह से, वो गांव के अंदर रह गया। उन बड़े वाले 3 का ये कर्तव्य बनता है कि चौथे भाई की सहायता करें, और करते हैं। मैं अब जाके व्यवस्था फिर भी थोड़ी सी गांव में टूटी है, पहले गांव में व्यवस्था थी, एक भाई को पढ़ लिख गया वो शहर में आ जाता, बाकी 3 के टाबर वहां पे शहर में उसके पास रह के पढ़ते। पहले लुगाइयां उनकी रोटियां बना लिया करती थी, है ना। 10-10 रहा करते थे। आपको पिछली पीढ़ी में खूब सारे मिल जाएंगे जो कहेंगे भाई हम तो ताई के पास रहे थे, मौसी के पास रहे थे, बुआ के पास में रहे थे। ज्यादातर बच्चे कभी ना कभी किसी फेज में मामा के पास में, बुआ के पास में रह के पढ़े हैं। अब जाके टूटी है चीजें कि नहीं है। पहले मान लो किसी को जयपुर भी भेजना है ना, तो फिर वो देखता है कि जयपुर में रिश्तेदार कौन है। बुआ मामा रियल छोड़िए, दूर का भी रिश्तेदार होता तो उसके घर छोड़ के आते कि वहां पर पढ़ लेगा चीजें। तो पहले हेल्प करते थे, वैसा वैसे व्यवस्था थी कि कुछ जातियां हैं जिनके पास में रिसोर्सेज ही नहीं पहुंच पाए, जो बैकवर्ड है किसी ना किसी वजह से, तो उनको हाँ, आरक्षण में मेरिट बेस। अरे शांत रहो। हाँ, नहीं ये तो अब जब मेरिट ही मान लो कोई एग्जाम और उसकी मेरिट 40% जाती है, जनरल वालों को तो खुद की 40 आ रहे हैं। नहीं आता। आरक्षण के लिए बारे में कभी गलत नहीं बोलना, आरक्षण बेहद सही व्यवस्था है। और वो जब तक आपके ये छुआछूत रहेगी तब तक रहेगी, है ना। आप अपने में से किसी को नहीं सुधारना चाहते। भारत में आरक्षण प्राप्त हुआ एक आदमी को, उसने नौकरी प्राप्त कर ली, वो कलेक्टर लग गया, फिर भी उसके पास में जातीय भेदभाव है। इस खुली सच्चाई को ना तो हम देखना चाहते हैं, ना उस पर बात करना चाहते हैं। हम केवल उस पर लगे रहते हैं कि इतने नंबर कम, अगर उतने नंबर ज्यादा है। पूरे भारत में कितनी सरकारी नौकरी है, कितनी जगह ये मिल गया, एक साल में कितनी सरकारी नौकरियां निकल जाती है। बाकी पूरा फील्ड पड़ा है ना, किसी को छठ की चौदस करनी हो, वही तो है, उतनी जगह ही तो है। पर हम क्या कई बार किसी चीज के पीछे पड़ते हैं, और सब लोगों को लगता है बस यही खराब हो गया, बाकी तो हम भगवान जाने क्या ही कर जाते। हाँ, तो वो सरकारी नौकरी वाला फेज है, उसमें जरूरी था समाज के लिए। आप कैसे कर सकते हो, आपके किसी भाई को आप पीछे कैसे रख सकते हो? मैं बताता हूँ, आज मैं यदि संपन्न हुआ, थोड़ा सा भी संपन्न हुआ, मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि आसपास के लोगों को ऊपर उठाया जाए। कैसे नहीं बनता, और किया जाता है। तमाम लोग करते हैं, आसपास में जो भी होता है उनके साथ में, नहीं भाई ये अपना भाई है, अपना परिवार का लोग है, उनके लिए किया जाना चाहिए, करते हैं सारे के सारे लोग। यदि उस समाज को आप जब यूं बात करते हो, हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदू हैं, हम सब एक प्रभु की संतान है, फिर किया जाए। फिर उसके अंदर किस बात की चीज है? और आपका समाज अभी भी उन चीजों का सामना कर रहा है जो चीजें नहीं होनी चाहिए, तब तक चलते रहना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़े साल के लिए व्यवस्थाएं होगी, धीरे धीरे व्यवस्थाओं के अंदर सुधार होंगे। हर व्यवस्था का एक फेज आता है, उसके बाद में वो चेंज होती है, धीरे धीरे वो भी चेंज हो जाएगी। क्यों इतना लोड लेना है? तो ये इन बातों, अरे ये पर्चियां मत भेजा करो। और क्या ये, क्या उसमें क्या लिखा था, जाति उपजाति और उप उपजाति को समझाओ। क्या समझाऊं? जाति में उपजाति होती है और उपजाति में उप उपजाति होती है। कौन है रे जो आप में से तीनों जानता है? बता दो कोई, जो जाति बताओ और उपजाति बताओ और उप उपजाति बताओ, कौन बताएगा? बताओ लो, खड़े हो जाओ लो। क्या जाति है? जाट जाति है, उसके अंदर कौन सी उपजाति है? मूंड, उसके अंदर मूंड है, उसके अंदर उप उपजाति खियाणी। लो बोलो, 3 बता दिए। जाट है, जाटों में मूंड है, मुंडों में खियाणी है।
उसमें और कौन कौन से होते हैं? अलग अलग होते हैं, नख होते हैं अलग अलग। और कोई एक आधा और बता दो। हाँ। तुम क्या है, कास्ट क्या है? चारण कास्ट है, उसमें सब कास्ट क्या है? रत्नु है, उसके अंदर सब कास्ट क्या है? हैं? गरवा। गरवा। गर्व करने वाला गरवा। अरे ये सिंपल है, देखो मेरी सुन लो। ये कुछ ही नहीं है, ये बहुत बहुत सिंपल सी चीज है। जब मैं एक हिस्ट्री पढ़ी है ना आपने, राजाओं वाली हिस्ट्री पढ़ी ना? नाम तो सुने होंगे थोड़े बहुत, कभी कोई राजाओं के नाम सुने हैं? जैसे एक मारवाड़ में वंश था। कौन सा वंश है? राठौर। उसकी जाति, उसके अंदर उसकी सबकास्ट। उसके अंदर जोधपुर में एक राजा बना, तो उसके वंशजों ने काम उसके वंश था। इवन इसमें और आगे कोई इसका एक बेटा हुआ, कोई मान लो रायमल स्पीडी में, उस वालों ने कहा हम तो। अब इसका सिंपल मतलब है, ये जाति थी उसकी, ये उस जाति के अंदर एक ग्रुप था, उस ग्रुप के अंदर वो किसकी संतान है, उसके अंदर वो किसकी संतान है। ये हम केवल उन पूर्वज होंगे, खियाने बता रहे हो, कोई ना कोई एक इस व्यक्ति का नाम रहा होगा, उस वाले अलग हो गए, वो परिवार अलग हो गया। मतलब ना गांव में नॉर्मली आपकी जाति के, आपके आपके परदादा जी 4 भाई थे, गांव में चारों के घर अलग अलग है, फिर भी एक किसी परिवार को लोग अलग नाम से जानने लग जाते हैं। कोई एक सरपंच बन गया, सरपंच साहब वाला परिवार है, सरपंच साहब वाला परिवार है, अलग हो गए ना। वैसे वैसे पहले उन लोगों के नाम से बन गई। कोई एक पूर्वज जिसने महान काम किया हो, कोई एक पूर्वज जो एक जगह से माइग्रेट होकर दूसरी जगह चला गया हो, तो फिर उन लोगों ने कहा भाई हम तो फलान जी के फलान जी के, तो उससे बन यही है, इसी आधार पे बन जाती है। जाति है, जाति के अंदर उपजाति, उपजाति में उप अरे अपने तो इससे नीचे और है, ये तो मैंने 3 ही बताए हैं। 4 तो इसमें आ गए थे पिछले वाले उदाहरण में, है ना? इससे नीचे और होता है। सिंपल है, वो परिवार आगे फिर बाइफरकेट होगा। मैंने लास्ट में लिखा है रायमल के जो वंशज वो क्या कहलवाए, रैम। अब हो सकता है वो जो रायमलोत वाला परिवार चल रहा था, उसके अंदर आगे चल के कोई जयमल और हुआ, वो कोई तकड़ा हुआ, उन्होंने कहा ये बाकी वाले रायमलोतों से कोई लेना देना नहीं है, हम जयमलोत है, इन वाले थे शक्तिशाली नहीं थे, हम शक्तिशाली थे। उनमें फिर कोई एक, कोई मान लो और शक्तिशाली हुआ, और एक किसी का नाम और का जेतमाल है किसी का, तो उन्होंने कहा ये बाकी वाले जयमलोत नहीं रहे, हम अलग है। तो 10-10 कर लो बोले, क्या उपजाती है, उप 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 जितना लेके जाना उतना लेके जाओ ना, तो इसके अंदर तो अपने को स्थायी नहीं है। अपने तक आते आते ये चीजें अपने को याद नहीं है। पहले वाले जो दादाजी वाली पीढ़ी थी उनको चीजें आती, मैं 5वीं तक पढ़ता था तो मेरे को मेरी 26 पीढ़ियां याद थी, मेरे से लेके ऊपर 26। मैं पापा दादाजी परदादाजी सरदादाजी सरदादा दादाजी खड़ 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 ऊपर। अब याद नहीं, अभी भी है मेरे को 14-15 तक मैं अभी भी चला जाता हूँ, बीच में एक आधा व्यवधान आए पर 26 तक भी पहुंच जाता हूँ मैं, एग्जैक्टली वहीं तक ही पहुंच जाता हूँ मैं। तो मैं एक बार बीच में 2010-11 में जब मैं तैयारी करने लग गया था, मैं एक बार दादाजी के पास बैठा तो मैंने उनको कहा, एक मैंने बीच में कोई एक मेरे मिस हो रही थी 14वीं 15वीं को इधर उधर जा रही थी, तो मैंने पूछा कि वो 14वीं पर अपने एक फलान जी थे, वो फिर वहां से वहां चले गए, और उसके बाद जो हुई थी उनका क्या नाम था? तो उन्होंने बड़े यूं आंखें निकालते हुए कहा, अरे तेरे को याद ही नहीं, मैंने तेरे को याद करवाई थी, 26 की 26 याद करवाई, तेरे को याद कैसे नहीं? हालांकि मैंने उनको तो कहा कि सॉरी नहीं याद रही, पर मैंने मन ही मन सोचा कि पहले मैं केवल खुद की 26 याद करता था, आजकल तो मैं गोहिलों की भी मैं ही रखता हूँ, है ना? चौहानों की भी मैं ही रखता हूँ, वो गवर्नर जनरल और याद करने पड़ते हैं, चोलों की भी याद है मेरे को, चालुक्य और पल्लवों की भी याद कर रखी है। अब दिमाग में चीजें ज्यादा है, उस पीढ़ी के लोगों के दिमाग में तो चीजें थी नहीं, उनकी एक बेसिक बेसिक चीजें थी, उतनी उनको पढ़नी पड़ती। इवन आप क्या मानोगे, दादाजी की पीढ़ी के तमाम लोगों को ये तक पता है कि हमारे गांव की किस परिवार की किस बेटी की शादी कौन से गांव में कौन से परिवार में हो रखी। आपकी जाति नहीं, आपका परिवार नहीं, हर जाति। मतलब आप, मैं अभी भी जैसे मैं बीकानेर पढ़ने के लिए आया जब, या आज जयपुर पढ़ने के लिए आ गया, दादाजी कई बार मेरे पास यहाँ आए हुए रहते हैं, कभी मैं बीकानेर था तो बीकानेर घर पे आए हुए, और मेरा कोई लोकल बीकानेर का दोस्त आ जाता, मैं इंट्रोडक्शन करवाता उनको, ये मेरा दोस्त है फलाने गांव का है, इसके पापा का नाम ये है ये है, वो फटाफट। अब वो दोस्त किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म को फॉलो कर, उस गांव में तुम्हारे फलाना जी की भाई देड़ी है, वो नहीं जान रहा होता, वो कहता हाँ वो तो दूसरे परिवार होंगे दूसरी जात में, हमारे नहीं अलग, हाँ है तो अलग, पर वो जांटी की तरफ उनका घर, उनके घर और पता होते, कभी गए होंगे वो किसी दौर के अंदर उस साइड में, वो जांटी कट गई तुम्हारे टाइम वाली, अब जांटी नहीं है, जांटी समझ गए, खेजड़ी खेजड़ी,
तो उन लोगों का जीवन यही था कि किस में क्या है, किस में क्या है, किस में क्या बताया जाए। और फिर जोली एल भी मूवी नहीं देखी है क्या? जोली एल भी नहीं देखी यार? अरे यार जोली एल भी तो पक्की देखना। तो उसमें एक आतंकवादी होता है कश्मीर का, और वो सन्यासी बन जाता है। वो तो रील्स चलती रहती है, आप रील्स पे देख लोगे। अक्षय कुमार वकील है, उसका वो इंटरोगेशन करता है कोर्ट रूम के अंदर। तो वो कहता है कि भाई मैं, उसका नाम को मकबूल भट्टक ऐसा नाम है, और वो कहता नाम, मैं तो अब तो ब्राह्मण हूँ, तिलक विलक निकाल हुए। तो आप ब्राह्मण हो तो बताइए आप कौन से ब्राह्मण हो? फिर वो कहता है अग्निहोत्री। अग्निहोत्री में कौन से? वो फिर कोई आगे बताता है उसमें कौन से, फिर वो बताता है इसमें कौन से होगा। या अल्लाह, आगे भी होता है क्या? आगे भी इनके पता नहीं कहां कहां तक जाएंगे भाई साहब। ये सिंपल सी थियरी है जी। तो बहुत सिंपल, हमेशा एक उदाहरण बताता हूँ, और मैं मेरे आसपास वालों को कहता ही रहता हूँ कि गांव में एक पीढ़ी पहले तक ये था कि हेयर कट, है ना, कोई गांव के एक व्यक्ति है, नई जाति के व्यक्ति है, वो हेयर कट करके जाएंगे, और साल में जब बाजरा निकालते तब उनको बाजरा दिया कर। उनको डेली के वो रुपए नहीं मिलते, वो जब भी आवश्यकता पड़ती तब कि हाँ भाई हेयर कट करनी है, और सब घर वालों के एक साथ ही करकुरा जाते। इतना भी नहीं था, सब टावरों को लाइन में बिठाया, खच 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 खच, है ना। वो कई बार तो वो बकरी के बाल काटने वाली कैंची होती थी, गर्मी में तो सब टावरों के रोड ऐसी चमका के जाया करते थे, पर उनको उसके एक्स्ट्रा रुपए नहीं मिलते। दादाजी को सेविंग करवानी है तो उनको कहते भाई उनके पास चले जाते, या उनको बुला लेते, वो सेव कर जाते, या उनकी दुकान होती वहां चले जाते, पर आपको रुपए नहीं देने उसके। जब आपकी बाजरी निकलेगी तब उनको बाजरी दे देना, दिया करते हम। उस हिसाब से वो भी था कि हाँ इतनी बाजरी दे दी, गांव में काम भी चल रहा था, वो हो रहे होंगे। पर आज जब मैं देखता हूं ना कि शहरों में उसी हेयर कट के बहुत ज्यादा रुपए लगते हैं, तो मुझे लगता है यार इतने वर्षों तक उनको उतने रुपए दिए नहीं जितना काम करवाया गया, तो उनको अपनी सेवाओं का कभी भी उचित प्रतिफल प्राप्त है। तो मेरे उस समाज के जितने भी कोई आसपास के दोस्त हैं, मैं उनको हंसता हूं कि जब तक इस कार्य में पैसे नहीं थे तब तक आप लोगों ने किया, जब इसमें पैसे आने शुरू हुए तब आपने छोड़ दिया। आप जयपुर के किसी भी सैलून के अंदर चले जाइए, उसके अंदर आपको 90% नाई नहीं मिलेंगे। वो जो हेयर कट करने वाले हो किसी भी दूसरी जाति के हो सकते हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, नाई नहीं है उनमें। धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है इस काम में गजब पैसा है शहर के अंदर करने पे। उनका लो साहब, अपने से अलग अलग से किया जाना चाहिए। मैं मालीनगर रहता था, तब मैं एक सैलून में जाता था, तो मेरे एक दिन ये पता नहीं क्यों बेटे बेटे दिमाग में ही, मैं अक्सर जाता था उस सैलून के अंदर। और वो थोड़ा सा उस साइड में मालनगर में, तब वो नया नया खुला ही था, थोड़ा यूं अलग सा था, डंका सा था, थोड़ा महंगा था वो। मैं उसमें गया, रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी थी, आजकल में रिसेप्शन वाला वो और हो गया पूरा सिस्टम। मैंने उसको जाकर मुझे हेयर कट करवाना, वो मुझे जानती थी शकल, जो उसने कहा हाँ सर आपकी हेयर कट वो कर देगा, वो थोड़ी देर में फ्री हो जाता है, किसी लड़के का नाम लिया। मैंने उसे यूं रेंडम पूछा कि मुझे इसमें वह व्यक्ति चाहिए जिसका सरनेम सेन हो, नहीं जाते के व्यक्ति चाहिए, सेन लगाते हैं सेन, मुझे वह व्यक्ति चाहिए जो सेन हो, बाकी नहीं चाहिए मुझे। यू ही कहा, मैं केवल जानना चाह रहा था कौन कौन है, मेरे से कुछ ही नहीं था, हमेशा मैं दूसरे से करवाता था। पहले तो वो मेरा क्वेश्चन नहीं समझी कि मैं कहना ही क्या चाहता हूँ उसको। तो सर मैं समझी नहीं, अभी वो फ्री हो जाएगा तो कर देगा, हमेशा आप करवाते हो? मैं हमेशा करवाता हूँ, आज चेंज है, तो मुझे ये बता। तो उसने वापस मेरे कहा कि सर ऐसा तो नहीं है कोई, मैं समझ नहीं रही आपकी बात। अरे मैं को नाम होंगे इनके सबके, तुम्हारे जो दुकान में काम करते नाम लेते होंगे, आधार कार्ड जमा करिए होंगे, वरना कोई अपराधी कर जाए तुम्हारे तो उसको लगा कि ये तो मामला तो अलग है। उसने कहा हाँ सर इनके नाम, तो नाम बता। तो नाम बताया, एक बंदे के नाम क्या सेन लगाता, मगर इससे करवानी। सर ये तो अभी बिजी है, मगर अपने तो खुद ही फ्री हैं। ये बिजी है, मैं तो फ्री हूँ, ये हो जाएगा फ्री, कोई दिक्कत नहीं। मैं बैठा रहा, 15-20 मिनट बाद वो बंदा फ्री हुआ, उसको बुलाया गया, उसने कहा सर आपने मेरा नाम जो है, मैं वहां हेलो। मैं गया तो उस बंदे की बड़ी क्यूरियोसिटी थी, उसने मेरे को पूछा कि आप मुझे जानते हैं? मुन्ना। क्यों? आपने क्यों क्यों किया ऐसा, ये मेरा क्या? मैं यार, मैं यूं पता लगाना चाह रहा था, आप ऐसे तो कैसे पूछता किसी की क्या क्या जात है, ये तो बड़ा अजीब लग जाता है ना यार। तो मुझे लगा यार, मैं देखना चाह रहा था कितने लोग किस में है, समाज शास्त्र का रिसर्च ही था मेरा, और कुछ ही नहीं था। तो वो यूं बातें लग गया, वो उसको अच्छा लगा, उसने कहा हाँ सर हाँ, और मैं कर दे सर, कैसे करूँ? हाँ, कर दे यार, बाल काटने काट दे तू कैसे। फिर मैंने उससे पूछा कि यहाँ पे क्यों है कम लोग, क्यों है दूसरे लोग क्यों है ज्यादा? तो उसने कहा सर आजकल कोर्स होते हैं, तो कोई भी कोर्स कर सकता है, हेयर कट का कोर्स है, डिप्लोमा है बाकायदा, जो सीख गया वो अच्छी करता है, कोई दिक्कत नहीं सर, अलग अलग जातियों के लोग हैं। तो मैं कहूँ भाई तुम्हारे समाज के कम क्यों है? तो हमारे समाज वालों ने ज्यादातर तो ये काम छोड़ दिया, वो दूसरा काम करने लगे, और करते भी तो उन्होंने कोर्स वगैरह नहीं कर रखे। मैंने उससे पूछा कि ये कोर्स तुमने कहाँ से किया? और ये मैं जानता था कि वहां जितने भी लड़के बाकी हेयर कट करते, तो ये बड़े बड़े सैलूनों में ये है, मेरा पिछले कई सालों का इन पे एक्सपीरियंस है कि वो हेयर कट करते समय आपको पक्का प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेंगे, वो सारे सेल्समैन है।
वो पक्का आप कहेंगे कि सर बाल तो उड़ रहे हैं आपके, यहाँ से तो बहुत कम हो गए, आप शैम्पू नहीं लगाते क्या? और आप कहते हो कि नहीं लगाता है, आप कहते हो लगाता हूं, तो वो कहेगा आप जो लगाते हो फर्जी है, ये वाला लीजिए ज्यादा अच्छा है। तो मैं ये सब जानता था, तो मैं उनसे कई बार पूछता था, कोई दूसरे होते, यार तेरे क्या पता कि ये शैम्पू काम नहीं करेगा, ये करेगा? सर कोर्स है, हमें तो कोर्स में बताया गया किस प्रकार के बालों के लिए कौन सी शैम्पू होती है, आपके बाल जो मैं देख रहा हूँ एक्जैक्टली इसके लिए यही शैम्पू काम करेगा। तो मैं यार तू एमबीए कोर्स करके है ना, ये चीजें बेचने वाला कोर्स है, हेयर कट का नहीं करके है। तो मैंने उससे पूछा जो उस दिन मेरी कर रहा था, मैं कहा भाई तुमने कहाँ से कोर्स किया? उसने कहा सही से बता दूं, अब शिकायत नहीं करूंगा, कहीं से नहीं। तो कैसे? मैं कहा मैं, मेरे पिताजी की दुकान है सर सांगानेर में, कई सालों से वो छोटी दुकान है, मैं जानता था सर, 10th करने के बाद ही चला गया था, मुझे बहुत अच्छी आती है। इनको आके मैंने दिखा दिया कोई डिप्लोमा, ये है आती है, कटिंग करवाई, मेरे को बहुत अच्छी आती है, रेडी है मामला। हाँ, सही है। अब वो उसने हेयर कट कर दिया, अब उसने, मैंने कहा यार बीएड और करनी, तो उसने कहा सर नहीं, मैं केवल हेयर कट के लिए हूँ, बीएड नहीं कर सकता यहाँ, बीएड के लिए अलग है, क्योंकि जब कोर्स होगा ना सबके बांटे जाएंगे, इसकी ये सोशियोलॉजी पढ़ाएगा, इकोनॉमी पढ़ाएगा, ये फिलोसफी पढ़ाएगा, ये अलग अलग है, जिस दिन आपके कोर्स होंगे उस दिन बांटे जाएंगे आपके, तो बीएड वाला अलग है, आपके हेयर कट करने वाला अलग है। तो मैंने कहा तेरे को आती है ना बीएड? नहीं आती, तुम कर दें तो यार, रेजर ही तो फेरना है, क्या करना है इसके अंदर? तो उसने कहा सर फिर भी आप परमिशन लीजिए। मैं गया वापस उस लड़की के पास, मेरे को बीएड करनी, उसने कहा वापस बैठिए, अब नया बंदा है, ना यही करेगा। नहीं सर ये हमारे एक्सपर्ट नहीं आ रहे, हमारे जोरदार है, बाल क्या काटे हैं, आज से पहले तुम्हारे बाल नहीं काटे गए। मैं चारों तरफ कांच ही कांच होते हैं उस दुकान में, अपने दो चार भाई क्या क्या लड़ा रहे, और यही करेगा अपने तो। वो बंदा मेरे से बड़ा राजी रहता, मैं उससे खूब बाद में सवाल पूछता, बातें करता उससे, यार कितने लोग हैं, क्या है यहाँ पे, राजस्थान के तो है नहीं, यूपी के लोग हैं उन ज्यादातर सैलून में। मैं नोटिस किया कि उनमें राजस्थानी नहीं है, जाति छोड़िए आप, राजस्थान नहीं यूपी के। उन्होंने कहा हाँ सर, इन लोगों ने कोर्स किए, ये सारे आ गए यहाँ पर, ये खूब सारे लोग यहाँ पर काम करते हैं, इसका मतलब सिनेरियो चेंज हो गया। जबकि कोई टाइम में जब तक जजमानी व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था के लोग वही काम कर रहे थे, और जब तक वो काम कर रहे थे उनको उतने रुपए कभी नहीं मिले, उस बराबर रुपए कभी नहीं मिले जितने का वो काम करके जाते थे। आजकल वो महंगे महंगे सैलूनों में काम करते हैं, उनकी खूब अच्छी अच्छी सैलरी है। आप इवन है ना सैलून के मालिक चेक कीजिए, है ही नहीं आपको नाई जाति के लोग, तमाम आपके जयपुर के सैलून के जो मालिक मिलेंगे सिंधी और अरोड़ा मिलेंगे। पैसे लगाए, एक बंदे को पैसे लगाने थे एक बड़ा सैलून खड़ा करने के लिए, इनको कोई 60-70 लाख रुपए आराम से चाहिए होते हैं, जिसके पास थे उसने लगाए, फिर उसने लड़के रख लिए, वो शाम को आगे गले से रुपए लेके जाता है। व्यवस्था बदल गई, जब तक वो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था हमने क्यों बनाई थी? सामाजिक निकटता के लिए। अच्छी बात तो ये थी कि सब एक दूसरे को डिपेंड करेंगे तो हर दूसरे की जरूरत पड़ेगी, कोई भी ये नहीं कह सकता इसकी मुझे आवश्यकता नहीं। तो मैं कभी वाद्य यंत्र पढ़ाता हूँ तो सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, एक वाद्य यंत्र है बांकिया, बांकिया सरगड़ा बजाते हैं, कौन बजाते हैं? सरगड़ा, शुभ कामों में बजता है बांकिया। मेरे एक मेवाड़ के मित्र, मेरे रूममेट रहे, वो हमेशा कहते हैं कि हमारे गांव में एक सरगड़ा परिवार है, वो बांकिया बजाने का काम करता है, हर शुभ अवसर में बांकिया बजाता है, हम उनको जो भी रुपए होते हैं वो देते हैं। एक बार गांव में किसी एक व्यक्ति से उनकी लड़ाई हुई, पंचायत बैठी, पंचायत के अंदर उनका पक्ष नहीं लिया गया, सामने वाले व्यक्ति का पक्ष ले लिया गया पंचायती करने वालों ने, जबकि उनकी जो सरगड़ा परिवार था वो सही था, दूसरे वाला परिवार सही नहीं रहा होगा। उन्होंने बॉयकॉट किया कि हम आज के बाद किसी का भी गांव में बांकिया नहीं बजाएंगे। हमारे पूरे गांव ने जाके उनसे कहा कि प्लीज ऐसे मत करो, शुभ अवसर पर पूरी बांकिया कौन बजाएगा, उनको राजी करके लाना पड़ा। उनका जो भी कोई रह गया था भाई, जो भी उनपे लगाया गया वो सब चीजें हटाई गई उनके ऊपर। इसका मतलब सामाजिक निकटता है, आप एक दूसरे को जोड़ते हो। और इसकी दो खामियां है, एक खामी यह है कि इसके अंदर ब्राह्मण कभी भी जजमान सॉरी सेवक है नहीं माने, और हमेशा क्या बन रहे? जजमान। एक जो सेवक होते थे वो जो सेवाएं देते थे उसके बदले में उनको उचित मूल्य प्राप्त है। क्षत्रिय, क्षत्रिय कहां से होते हैं? आज में ना गांव में लड़ाई हो ना कोई, तो भी कहते हैं, या हिंदी में आप पढ़ते हो, तुम्हारी भुजाओं में ताकत है तो बाहर आओ। है गांव में कहते हैं बू की हम जोर है जोर है तो बाहर आके लड़ाई कर ले, इसका मतलब उसका काम क्या है? रक्षा। उधर पेट मान लो, आप पेट से मान लो, तो पेट का काम खाना, खाने की चीजें किसमें? खेती, इसलिए खेती काम वैश्यों को दिया गया। पैर जो है ऊपर वाली पूरी बॉडी को लेके चल रहे हैं, तो पैर क्या कर रहे हैं? पेट, आपकी भुजाएं, आपका पूरा शरीर लेके चल रहे हैं। तो नेस्फिल्ड इसका एक उदाहरण देता है, उदाहरण देता था, वो कहता है कि शुरुआत में कोई भी मंत्र बोल सकता था, और हम ऋग्वेदिक काल के अंदर पढ़ते हैं कि गृह स्वामी यज्ञ कर सकता है। कौन है गृह स्वामी? का मतलब क्या हुआ? घर का मालिक। मैं मेरे घर का मालिक हूं, यज्ञ कर लूं। लेकिन धीरे धीरे यज्ञ जटिल हो गए। यज्ञ क्या हो गए उनके अंदर? की भाई ये मंत्र बोलने ही पड़ेंगे, मंत्र बड़े कठिन थे, हर किसी को याद है नहीं। जिस व्यक्ति ने याद किए वो ब्राह्मण हुआ, फिर उसने अपने बेटे को सिखाया आगे, अरे ये याद करिए, ठीक है अपने, मेरे याद हो गए थे, इजली तू भी याद कर ले अपने।
आगे और किसी ने सिखाया, आगे और किसी ने सिखाया, वो लगातार उसमें क्या बनते चले गए, एक्सपर्ट बनते चले। ये कहिए कोई हो सकता है एक व्यक्ति को लकड़ी का काम करने में बड़ा मजा आता है, वो बहुत अच्छे गेट बनाता है, उन गेट पे बहुत अच्छी कार्विंग करता है, वो गेट बहुत स्मूथ फाइन बनाता हो गेट, उसके परिवार ने, उसके बेटे ने भी वैसे ही बनाए, उसके बेटे ने भी वैसे बनाए, धीरे धीरे उनकी एक अलग जाति बन गई। हो सकता है बीच में को 2 पीढ़ी उनके भी होगी जिन्होंने इतने अच्छे नहीं बनाए होंगे, लेकिन फिर भी बचपन से वो सेम काम करते हुए देखते। हो सकता है एक कोई व्यक्ति योद्धा रहा होगा, तो वो सुबह शाम तलवार अपनी प्रैक्टिस करता होगा, उसके औलाद ने भी वही चीजें सीख ली। तो व्यवसाय के आधार पर जातियां बनी, ऐसा कौन कहता है? नेस्फील्ड कौन कहता है? आप देखोगे मोटे तौर पे, मैं बड़ा सा बताता हूं आपको, अपर कास्ट अभी तक भी विडो मैरिज नहीं करता। भारत में ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में विधवा विवाह नहीं मिलेंगे आपको बड़े तौर पे, क्योंकि बाकी समय मिलेंगे आपको, बहुत कॉमन मिलेगा ये होते हैं विधवा। इवन आपको गांव के अंदर ये तक मिल जाएंगे कि गांव के अंदर, ट्राइब्स के अंदर एक महिला अपने पति को छोड़ के दूसरे के साथ रह सकती है, नाता। अपर कास्ट में नहीं मिलेंगे आप, उनके अंदर महिलाओं से संबंधित नियम ज्यादा कठोर मिलेंगे कि महिलाएं ये भी नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर सकती। पर्दा पर्दा जितना आपको अपर कास्ट में मिलेगा उतना बाकी में नहीं मिलेगा। आज चेंज है, आज नियम आप खूब प्रकार के चेंज मानते हो, आज तो आप कहोगे सर सब बराबर है, शहर के अंदर कोई नहीं करता, जाति का भी ध्यान नहीं है, सब चीजें हो गई, पर फिर भी आप गांव की व्यवस्था देखो, क्योंकि जाति व्यवस्था अभी तक भी गांव में दिखाई देती है, वहां पर आप देखोगे तो आप देखोगे, आप और नोटिस करोगे अपर कास्ट में अभी भी महिलाएं बाहर काम करने के लिए नहीं जा रही। नौकरियों को छोड़ दीजिए, सरकारी नौकरियां आगे उनको छोड़ दीजिए, जब तक खेत वाले काम थे अपर कास्ट की महिलाएं नहीं कर रही थी। बाकी जो थे परिवार थे उनके अंदर, गांव के अंदर देखने को मिल रहा था है, तो इसका मतलब कल्चर तो साफ साफ अलग दिखाई देती। आगे ठीक उसी टाइम जब विडो रीमैरिज एक्ट आया, उस टाइम भारत में संस्कृतिकरण वाली लहर भी है, लोअर कास्ट अपर कास्ट को अपना रही है। कानून से पहले कम से कम लोअर कास्ट तो कर रही थी, कानून के बाद तो लोअर कास्ट ने भी बंद की। विडो रीमैरिज एक्ट आने के बाद भारत में विधवाओं की शादियां और कम हो गई, क्योंकि समाज एक दूसरे बदलाव से और गुजर रहा था, और उस बदलाव के अंदर उधर था कि नहीं यार ये उच्च क्यों माने जाते हैं, ये इसलिए उच्च माने जाते हैं कि इनमें देखोगे, इनमें रहने का तरीका अलग है, इनके खाने पीने का तरीका अलग है, इनके त्योहार मनाने का तरीका अलग है, इनके महिलाओं के तरीका अलग है, इनके शादी ब्याह के तरीके अलग है। यदि हम भी इनको फॉलो कर ले तो हालात सुधर सकती, हाँ तो फिर करो, तो महिलाएं घूंघट निकालो, महिलाएं फिर नहीं नाता नहीं कर सकती, महिलाओं की विडो होने के बाद में उनकी शादी नहीं की जा सकती है, वो घर के बाहर नहीं जा सकती है, वो कोई खेतों वगैरह में काम नहीं कर सकती है, चीजें चेंज हो गई। तो आपको आज भी मोटे तौर पे यूं दिखेगा सीधा सीधा की चेंज है। धीरे धीरे तो 21वीं शताब्दी में तो बहुत सारी चीजें बदल गई, तो आपको वैसे सीधा सीधा नहीं दिखता, पर थोड़ा सा गांव में फिर भी आपको दिखेगा ना यार कुछ ना कुछ तो चीजें चेंज है, इधर चीजें अलग है, इधर चीजें आपको अलग प्रकार की मिल रही, तो यही थी और क्या। नहीं गुप्त काल से होने लग गए थे। थी उनके अंदर भी इतना, मतलब आप पर्दे पर्दे मतलब यूं क्यों मानोगे आज की तरह एकदम पूरा घूंघट खींच के जाए, ऐसा नहीं, पर पुरुषों के बीच में नहीं आ सकते, ये भी तो है ना भाई। पर्दे का मतलब क्या है कि उतना मेल जोल, आप काम करने के लिए नहीं जा सकते, जहां पर पुरुष काम करते हैं वहां पर नहीं जा सकते, ये भी तो है। तो पर्दे का मतलब क्या समझा जाए? पर्दे का मतलब ये थोड़ी है कि चारों तरफ घूंघटा खींच के बैठी रहे, पुरुषों के साथ नहीं काम कर सकती, नहीं था पुरुषों के साथ काम करने वाला, बहुत सारी चीजों के अंदर देखने को मिलता था। हम यूं एग्जाम्पल बाकायदा गुप्त काल जब पढ़ते तब है कि शकुंतला दुष्यंत से मिलने के लिए गए, तब उसने अवगुंठन कर रखा था, वो एक व्यक्ति से मिलने जा रही है तभी उसके पर्दा है। तो संस्कृत साहित्य में उस प्रकार की चीजें मिलती है आपको। हाँ हम बहुत पीछे जाते तब हम ये भी कहते हैं कि महिलाएं हमारे सभा में भी भाग लेती थी, महिलाएं समितियों में भी भाग लेती थी, महिलाएं पढ़ा भी करती थी, पर धीरे 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 व्यवस्था में बदलाव हुए होंगे, ये उसके बाद आए होंगे। आर्यों ने आते ही नहीं किया होगा, धीरे धीरे